हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए मूल विधि की सेकंड क्लास है। शुरुआत हमने की थी भारतीय न्याय संहिता से। तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की भी ये सेकंड क्लास है। इसके पहले फर्स्ट क्लास आप लोगों की आ चुकी है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएसआई की, उसमें पड़ी हुई है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, धारा 14 से लेके धारा 44 तक क्या होता है साधारण अपवाद, कौन कौन से अपवाद होंगे, अभी हम उस पर बात करते हैं। पहले आप ये समझ लो कि अब से आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। डेली अब जो क्लासेज आएंगी वो 30 मिनट के आसपास तक की होंगी, ज़्यादा क्लास लंबी नहीं होगी। दूसरी चीज़ 6 से 7 पेजेज की पीडीएफ होगी। 30 से 35 धाराएं प्रतिदिन हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे और आपको ऐसा समझा दिया जाएगा कि ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारी धाराओं को रिपीट कर दिया जाएगा, जैसे आज भी रिपीट करेंगे पिछली धाराओं को। तो क्लास 2 है, धारा 14 से 44 तक पढ़नी है, आज खत्म हो जाएंगी। 6 पेज की पीडीएफ 30 मिनट, और ऐसे ही 30-30 मिनट की अब क्लासेज आएंगी। हमें 8 से 9 और क्लास लगेंगी, बीएनएस हम समाप्त कर देंगे। फिर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासेज लगेंगी। यानी 20 क्लास में आपका जो सबसे टफ टॉपिक था, सबसे इम्पोर्टेंट था, ऐसे कवर हो जाएगा कि इससे बाहर पूछने की कोई संभावना हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आपके मूल विधि के फिर कुछ टॉपिक बचे, जैसे आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मानवाधिकार, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण। तो ऐसे करके 10 क्लासेज और लगेंगी हमको, और हम वो सारे टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। यानी कि हमको टोटल 30 क्लासेज लगने वाली हैं और मूल विधि आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर आ जाएंगे हम पॉलिटी पर। जो लोग पॉलिटी के लिए चिंतित हैं, इसी चैनल पर जाओ, क्लासेज पड़ी हुई हैं पिछली, या जो किसी बैच में थे आर ओ में, जूनियर असिस्टेंट में, उनको हमने 15 से 16 क्लासेज दी थी। वो ऐसी कवर है कि यूपी पीसीएस तक भी, यूपी पीसीएस का पेपर बहुत टफ लगा था लोगों को, सब कुछ वहीं से आया था। इस बार का आर ओ मीन्स कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उससे बाहर जाए। लेकिन पॉलिटी की सारी क्लासेज आप लोगों के लिए नई बनेंगी, नई रिकॉर्ड की जाएगी। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 16 से 17 क्लासेज लगनी है, तो पॉलिटी भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो टोटल 45 से लेके 47 क्लासेज तक में पॉलिटी प्लस मूल विधि आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में किसी को टेंशन नहीं लेनी। 1 महीने बाद, जैसा मैंने बोला, साथ में पैरेलली हिंदी भी चलेगी, और हिंदी के साथ हिंदी के टॉपिक पर भी टेस्ट चलेंगे, प्लस ये जो क्लासेज हो गई इन पर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट चलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। तो सब चीज़ें इतनी बार रिवाइज हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर, मूल विधि। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, शुरुआती अध्याय 1, थोड़ा सा रिवीजन कराए दे रहा हूँ जो लोग नए हैं। अध्याय 1 में बीएनएस में क्या है आपका, 1 से लेके धारा 3 तक। धारा 1 में संक्षिप्त नाम है उसका, कि इसका नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। फिर विस्तार है, कहाँ तक विस्तारित है बताया था मैंने, भारत के नागरिक कहीं भी रहें, कोई अगर क्राइम इंडिया में कर रहे हैं तो विस्तारित है। विदेशी नागरिक भारतीय वायुयान पर या जलयान पर कर रहे हैं तो भी उस तक विस्तारित है। फिर परिवर्तन कब से होगा, किस डेट से लागू होगा, ये सब धारा 1 में है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, और धारा 2 के कई पार्ट हैं, 2(1) से लेके 2(39) तक हैं। सब में परिभाषाएं हैं। 1 में जैसे आपका कार्य की परिभाषा, 2 में है जीव जंतु की परिभाषा, धारा 2-3 में, ठीक है, ये 2(1) है, ये 2(2) है। 2-3 में किसकी परिभाषा थी, शिशु की। जो लोग भी पिछली क्लास देख चुके हैं वो तुरंत कमेंट में बताते रहें। देखो, पढ़ाई का मतलब है हर वो बहाना खोजो जिसमें आप रिकॉल कर पाओ चीज़ों को, एक बार देख पाओ, एक बार उसको लिख पाओ। ऐसे बहाने जब आप खोजने लगे तो जिन चीज़ों को लोग बहुत टफ समझ रहे हैं ना, जैसे ही यहाँ पर 20-25 दिन क्लासेज आ जाएंगी, सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए पोर्शन मूल विधि का, सबसे ज़्यादा इजी। तो आप लोग भी अपने एंड से प्रयास किया करो। ठीक, ऐसे ही चले जाओ। फिर इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, 2-7 में आपका बेईमानी, 2-9 में आपका कपट, 2-11 में सद्भावना, 2-13 में संशय, है ना। 2-19 में आपका क्या है, पुरुष की परिभाषा है। 2-10 में आपकी जेंडर की परिभाषा थी। 2-35 में आपकी महिला की परिभाषा। ऐसे मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं आप लोग कमेंट में बताना लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी है। तो 2:39 तक धाराएं सारी पढ़ ली थी। फिर धारा 3 में कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, वो पढ़ लिए थे। यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त हो गया था। अध्याय 2 हमने फिर देखा था। अध्याय 2 में कौन कितनी धाराएं थी, धारा 4 से लेके 13 तक।
धारा 4 में दंडों का प्रावधान था कि 6 प्रकार के दंड मिलेंगे, है ना। धारा 5 में था कि कोई व्यक्ति हो जो जिसको सजा मिल गई है तो उसकी सम्मति के बिना भी जो समुचित सरकार होगी वो उसकी सजा को कम कर सकेगी, लघुकरण कर सकेगी। धारा 6 में बोला गया था कि जो आजीवन कारावास है उसे हम मानेंगे कितना, 20 वर्ष तक माना जाएगा, अन्यथा अगर कोई अपवाद ना हो तो। ऐसे करके आपकी धारा 13 तक थी। आगे चल के अब धारा 13 तक क्या है, जो आपका विषय था ना, सेकंड अध्याय का विषय था कि दंड के स्वरूप कौन कौन से दंड होंगे, तो आगे भी दंड क्या होंगे, 7, 8, 9, 10 धारा क्या होगी कि जो आपका न्यायालय होगा साथ में किसी व्यक्ति को अगर दंड देगा तो वो निर्धारित करेगा कि इस व्यक्ति को साधारण दंड दिया गया, साधारण कारावास दिया गया कि कठोर कारावास। आगे चल के अगर उसको दंड दिया गया तो कारावास के साथ साथ जुर्माना लगाया गया, वो जुर्माना जमा नहीं करता है तो क्या परिस्थिति बनेगी, है ना। तो ऐसे करके 13 तक था आपका। उसमें यह भी था कि किसी व्यक्ति को एकांत में भी अगर आप रख रहे हो, एकांत में कैद कर रहे हो, अकेले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसको बोलते हैं, तो क्या उसके होगा, कितने माह तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 माह तक रख सकते हो। वो सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब आज की क्लास में बात करते हैं। आज की क्लास में अपवाद दिए गए। सपोज करो सरकार ने बोल दिया है, लिख दिया, कानून केवल वही बात मानता है जो आपके कानून में लिखा हुआ हो, और विधानमंडल, चाहे वो केंद्र का विधानमंडल हो तो संसद द्वारा, राज्य का हो तो विधानसभा या विधान परिषद द्वारा पारित हो। ठीक, अगर कानून में इन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर गोली चलाता है तो वो अपराध है। अब गोली, अगर सपोज करो कोई दंगा हो रहा है और दंगा फैलाने वालों पर पुलिस गोली चला रही है, उसे ऑर्डर मिले हुए हैं, तो क्या ये अपराध होगा? अगर कानून में नहीं लिखा होगा तो ये भी अपराध मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर इनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया होगा। 0 से 7 वर्ष का, यानी 1 से 7 मान लो, 0.1 1 दिन से 7 वर्ष तक का कोई बच्चा है, उससे कोई ऐसी चूक हो जाती है जो अपराध में आती है, तो क्या ये माना जाएगा कि इसने अपराध किया है? किसी न्यायालय ने बोला है कि इस व्यक्ति को सजा दो, इस व्यक्ति को फांसी दे दो, जल्लाद ने फांसी दे दी, तो क्या ये फांसी मानी जाएगी कि उसने हत्या कर दी? तो ऐसे ही कुछ चीज़ें अपवाद स्वरूप होती हैं, जो या तो न्यायालय के आदेश के पालन में, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में, आगे चल के आप देखोगे व्यक्ति अपनी खुद की आत्मरक्षा में, धारा 33 से लेकर 44 तक प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो खुद की सुरक्षा में भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 20 से स्टार्ट होगी, तो 20 से आप देखोगे कि जो बालक है उसकी बात हो जाएगी, कोई मानसिक विक्षिप्त है अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो उसकी बात हो जाएगी कि वो अपराध नहीं होगा। किसी व्यक्ति को नशा दे दिया गया, जानबूझकर उसने नशा किया फिर अपराध करेगा तो माना जाएगा, तो उसे बोलते हैं ऐच्छिक मत्तता। अनैच्छिक मत्तता अलग होती है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऐसे करके आज के अध्याय में आप सारे अपवाद पढ़ने जा रहे हो, जिसमें व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध में तो आता है लेकिन वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, कार्य अपराध है लेकिन वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इस अध्याय में अपवाद स्वरूप वर्णित है। तो देखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि से बंधा हो। उच्च अधिकारी है, एसपी है, उसने अपने सिपाही को आदेश दिया कि आपको ये काम करना है, गोली चलानी है। ठीक है, डीएम आदेश देता है गोली चलाने का। अब सिपाही बंधा है, सिपाही अगर उसका आदेश का पालन नहीं करेगा तो ये अपराध हो जाएगा। वो बंधा है, वो ये नहीं देखेगा कि इसने जो आदेश दिया विधि सम्मत है कि नहीं, उसके उच्चाधिकारी ने दे दिया तो ये विधि से बंधा है, अब ये गोली चलाएगा। ठीक है, और ये अपराध नहीं माना जाएगा। यही इसमें लिखा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि से बंधा हो। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें तथ्य की भूल तो क्षमा है, विधि की भूल क्षमा नहीं है। अगर वो ये सोचे कि ऐसे व्यक्ति ने आदेश दे दिया जिसको वो अधिकार ही नहीं था, सपोज करो कि उसके थानेदार ने आदेश दे दिया कि जाओ गोली चलाओ, तो थानेदार का जो आदेश होता है वो देखेगा कि विधि में ऐसा है क्या कि हमें थानेदार का आदेश गोली के लिए भी मानना है। अगर वो मानने लायक होगा तो मानेगा, अगर वो विधि सम्मत नहीं है, विधि में अगर ये लिखा है कि कम से कम एसपी स्तर का अधिकारी गोली चलाने का आदेश देता है, तो फिर अगर विधि की यहाँ भूल होगी ना तो वो क्षमा नहीं है, तथ्य की भूल तो क्षमा है, ये ध्यान रखना। उदाहरण दे दिए, जैसे वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर सैनिक द्वारा भीड़ पर गोली चलाना। दूसरा है न्यायालय के आदेश के पालन में
किसी व्यक्ति का, जैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है राम को, लेकिन पुलिस आई उसने श्याम को ये समझकर गिरफ्तार कर लिया कि यही राम है, ठीक है, तथ्य की भूल हो गई उससे, तो ये भी क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ये तथ्य की भूल मानी जाएगी, विधि की भूल नहीं मानी जाएगी। अगला है धारा 16 जो आपको याद करनी है, वो यही है कि अगर किसी न्यायालय ने आदेश दिया है और उसके अनुपालन में कोई कार्य किया गया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, जितनी भी हैं जो आपकी 14 से शुरू हुई हैं, आगे चल के आप देखोगे 19 तक जो धाराएं हैं वो ऐसी ही धाराएं हैं जब आप किसी विधि या कानून के पालन में कोई कार्य करते हो। ठीक, धारा 17 क्या है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, धारा 14 में। ठीक, और धारा 17 में अंतर क्या है ये समझ लो। धारा 14 में जो उच्चाधिकारी था वो आदेश देता था निचले अधिकारी को, वो बंध जाता था। धारा 17 में वो अधिकारी खुद सक्षम है, उसे ऐसे अधिकार हैं या उसे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे अधिकार हैं तथ्यों की भूल के कारण, तो वो अगर कोई काम करता है तो वो अपराध नहीं कहा जाएगा। जैसे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या तथ्य की भूल के कारण उसे ऐसा लगता है कि विधि द्वारा उसे ये शक्ति मिली हुई है, ठीक है, हालांकि उसे नहीं मिली हुई थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है तथ्यों की भूल के कारण कि ऐसी शक्ति ये उसके अंतर्गत आती है और वो कोई कार्य करता है, तो अपराध नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर देखो, ये वाला अगर ड्राफ्ट बोलो ना, ये वाली जो संहिता है, ये संहिता आपने पुरानी वाली को रिपीट कर दिया। पहली चीज तो जो आपकी आईपीसी थी, कुछ चीज़ें चेंज करती हैं हल्की फुल्की, वो उस चेंज में सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी अमित शाह का प्रभाव दिखेगा। अमित शाह गृह मंत्री हैं, एकदम कठोरता से कानून का पालन, कठोर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने जो उनके पुलिस वाले पुलिस पर्सनल हैं इनके हाथ मजबूत किए हैं। आज की क्लास में आप लोगों को ये दिख जाएगा कि पुलिस वालों को कुछ बहुत सारे संरक्षण दे दिए। ठीक, धारा 18 क्या बोलती है, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय के बिना, यानी कि उसका आशय ऐसा नहीं था, मना स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे अपराध करना है, वो अपना काम सतर्कता से कर रहा था, लेकिन दुर्घटना बस कोई अपराध हो गया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे एक व्यक्ति है, वो कुल्हाड़ी से कोई चीज़ काट रहा है, कुल्हाड़ी का जो फाल है, फल बोलते हैं जो लोहे वाला हिस्सा, वो छिटक के किसी को लग गया, चूंकि उसका आशय वो नहीं था, वो चोटिल हो गया या उसकी मृत्यु भी हो गई, तो भी ये अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 19 क्या बोलती है, किसी बड़ी हानि को रोकने हेतु छोटी हानि को जानते हुए होने देना भी अपराध नहीं है। उदाहरण सुनते रहना, उससे आप लोगों की चीजें क्लियर होती जाएंगी। सपोज करो कोई बड़ा सा जहाज जा रहा है पानी में, अब वो अचानक से दिखता है कि कोई एक नाव है जिस पर 20 व्यक्ति सवार हैं, अगर हमने इसकी दिशा परिवर्तित नहीं की तो ये नाव दब जाएगी। फिर वो देखता है कि जिस तरफ वो मुड़ सकता है वहां पर भी एक नाव है, लेकिन इस पर केवल 2 या 3 व्यक्ति सवार हैं, तो ये देखेगा कि इस बड़ी क्षति को बचाने के लिए ये वाला काम हम करेंगे, जरूर ये 2-3 व्यक्ति मर जाएंगे, इसे पूरा आभास है, लेकिन फिर भी ये करता है तो इसका ये क्षमा योग्य कार्य होगा। ठीक है, ये इसमें लिखा है। धारा 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखना कि 7 वर्ष से कम आयु के जो भी शिशु हैं उन्होंने कोई अपराध किया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, और इसको नासमझ गुड़िया वाला भी प्रावधान बोलते हैं। धारा 21, अगर कोई व्यक्ति 7 से 12 साल के बीच का भी बालक है और उसने कोई अपराध कर दिया गया, तो न्यायालय चेक करेगा कि इस व्यक्ति की जो समझ है, जो बालक है उसकी समझ क्या अपरिपक्वता धारण की हुई थी, मतलब पूर्ण तरीके से समझ इसकी परिपक्व नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो उसको भी माना जाएगा कि ये अपराध नहीं है। आगे चलते हैं, धारा 22 सब इसी से संबंधित है, 20, 21, 22, 23, 24। 22 में क्या है कि कोई पागल व्यक्ति है, विकृत चित्त का मतलब होता है पागल व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, मानसिक विक्षिप्त भी बोलते हैं, उसे समझ ही नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो अपराध है, उसने अगर ऐसा कोई अपराध किया है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। हालांकि ये जरूर है अदर केसेस में उसको बंद किया जाएगा, बंद करके उसको पागल खाने भेजा जाएगा, खुला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि समाज के लिए फिर वो हानिकारक है। ठीक है, लेकिन वो अपराध, उस पर वो केस नहीं चलेगा उस तरीके का।
धारा 23 में क्या है, अनैच्छिक मत्तता, मीन्स व्यक्ति ना होश में नहीं, वो जो काम कर रहा है उसे पता नहीं, आभास नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, और फिर वो कोई काम कर रहा है जिसकी उसे समझ नहीं है, तो वो अपराध नहीं कहा जाएगा। धारा 24 में क्या है, ऐच्छिक मत्तता है, डायरेक्ट ये आती है देखो कि अनैच्छिक मत्तता किस धारा में वर्णित है, ऐच्छिक मत्तता किस धारा में वर्णित है, अनैच्छिक मत्तता से संबंधित केस कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताए थे, पिछली क्लास जाके देख लेना। ऐच्छिक मत्तता से भी संबंधित केस बताए थे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐच्छिक मत्तता क्या होती है कि कोई व्यक्ति है जो कोई नशा करता है, जानबूझ के करता है, उसे पता है कि ये नशा करने के बाद वो उस मानसिक अवस्था में होगा जो कुछ भी कर सकता है, मीन्स नशे का प्रभाव ये है कि फिर उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रह जाता, और इसके बाद वो कोई क्राइम कर देता है उस नशे में, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे ये व्यक्ति ने नशा नहीं किया था, सब कुछ समझ के क्राइम किया, मतलब उस पर केस चलेगा। सीधी बात यह है कि अगर जानबूझकर वो ऐसा नशा करता है और नशे के प्रभाव में वो कोई क्राइम कर देता है तो उस पर केस चलेगा। अगर उसको कोई व्यक्ति नशा करा देता है बिना बताए, उसको जानकारी नहीं है, धोखे से नशा दे देता है, फिर अगर वो कोई अपराध कर देता है तो ये माना जाएगा कि इसने अपराध नहीं किया। आगे चलते हैं, धारा 25, 26 और एक धारा और थी 27, ठीक है। सभी इनमें बेसिकली मेन रूप से उन लोगों को संरक्षण दिया गया है जो जिन्हें पहले से पता है कि वो ऐसा काम करेंगे, अगर वो ये काम करेंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो सद्भावना में वो काम करते हैं, और फिर अगर कोई मृत्यु हो जाए या उसकी घोर हानि हो जाए तो ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया। खास तौर से डॉक्टरों का ले लो केस, डॉक्टरों को संरक्षण दिया गया और अन्य व्यक्तियों को भी यहाँ पर दिया गया। 25 और 26 क्या बोलता है, ऐसी कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, मतलब जिसका उद्देश्य ये हो कि उसकी मृत्यु कारित करना ना हो, उसको बचाना हो, उद्देश्य सद्भावना में की गई हो, लेकिन फिर भी क्या हो कि वो कार्य हो जाए, हानि हो जाए, तो अपराध नहीं है, लेकिन इसके पहले उस व्यक्ति की सम्मति लेना जरूरी है। आगे चल के आप देखो कुछ केसेस में सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो बेहोश हो गया, एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो गया, अब डॉक्टरों को पता है कि होश में तो है नहीं, इसकी सम्मति ले नहीं सकते हैं, अब वो ऑपरेशन करेंगे उसका, माइंड का खास तौर से। ऑपरेशन में ये संभावना भी बन सकती है कि इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ऑपरेशन में बच भी सकता है, फिर भी करेंगे और फिर मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टरों पर केस नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सद्भावना में उसी व्यक्ति के हित के लिए किया गया, ठीक। तो धारा 25, 26 इससे संबंधित है कि सद्भावना में किया गया कार्य, व्यक्ति के हित के लिए किया गया कार्य, उसकी सम्मति से किया गया कार्य, अगर उससे कोई हानि हो जाती है तो उस पर केस नहीं चलेगा, उदाहरण भी दे दिया है। धारा 29 में क्या दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि आपने उस व्यक्ति की सहमति तो ले ली, सद्भावना में भी काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा कार्य कर रहे हो जो खुद में अपराध है डॉक्टरों के लिए, जैसे गर्भपात कराना। गर्भपात कराना इंडिया में अपराध है, अब आपने उस व्यक्ति की सहमति से भी कर दिया और बोल दिया कि हाँ ये तो कानून में लिखा था, तो नहीं, कानून में आगे भी लिख दिया है कि ऐसे काम नहीं कर सकते हो जो स्वतः अपराध हैं। हाँ, अगर किसी की जान को नुकसान हो सकता है किसी महिला की, तो उसमें न्यायालय आप जाओ, न्यायालय के आदेश से आप गर्भपात करा सकते हो, है ना, जहाँ पर न्यायालय ने दे रखा है कि गर्भपात का अलग से कानून है कि कितने हफ्ते तक आप करा सकते हो, फिर कितने हफ्ते से कितने हफ्ते के बीच में हो, जिसके लिए आपको न्यायालय की मंजूरी लेनी पड़ेगी। धारा 31 में चलते हैं, 31, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना से कारित हानि अपराध नहीं है। सपोज करो कोई डॉक्टर है, वो मरीज को बताता है कि आपके बचने की संभावना ना के बराबर है, उसका कर्तव्य है ये बताना कि बचने की संभावना ना के बराबर है या आप बच ही नहीं सकते हो, बस कुछ समय के मेहमान हो, घर जाके हवा पानी खाओ, बोल सकता है डॉक्टर। अब इसके सदमे में वो व्यक्ति उसी समय मर जाता है जो 2-4 दिन जीवित रह सकता था, तो ये भी अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर डॉक्टरों को संरक्षण दिया गया कि डॉक्टर द्वारा मरीज को सूचित करता है कि अब वह बच नहीं सकता, तथा इस सूचना के आघात से मरीज की मृत्यु हो जाना। ये उदाहरण है,
ये उसका पार्ट नहीं है। जो धारा है वो ये है कि सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना से कार्यत हानि, या फिर कोई और सद्भावना पूर्वक सूचना दे दे। जैसे किसी ने देखा कि यहाँ पर इस तरफ डाकू लोग गए थे, यहाँ से गए थे, अब उसने उस समय देखा, सद्भावना पूर्वक सूचना दे दी, ठीक है, वहाँ पर डाकू नहीं थे, तो फिर बोलें कि नहीं हानि हो गई, हमें फालतू का परेशान किया, तो ये नहीं। आगे चलते हैं। धारा 32, दो चीजों को छोड़ दो। एक तो अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, या फिर राज्य के विरुद्ध कोई दबाव में अपराध कर रहा, मतलब ये इसमें संरक्षण दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप धमकी दे दो कि हम तुम्हें मार डालेंगे नहीं तो ये काम करो, ठीक, अब वो कोई काम कर देता है, तो केवल दो टाइप के काम को संरक्षण नहीं दिया गया। अगर वो हत्या कर देता है तो उसको संरक्षण नहीं है, या राज्य के विरुद्ध कोई काम करता है, मतलब आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी बोले हमें मृत्यु की धमकी दी गई थी इसलिए हमने यहाँ जाके बम फोड़ा, तो नहीं। तो देश, राज्य मतलब यहाँ पर होता है सरकार या देश के विरुद्ध। तो स्टेट के विरुद्ध अगर कोई ऐसा काम करता है जिसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, या हत्या करता है, तो इन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। बाकी और अन्य अपराध अगर वो हत्या की धमकी से विवश होकर करता है तो वो अपराध नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 32 यहाँ पर समाप्त हो गई आपकी। धारा 33 एक और आएगी, इसके बाद 34 से लेकर 44 तक आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हैं। ये यूपी सब इंस्पेक्टर पेड बैच एप्लीकेशन पर है, उसकी जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि 100% आपका श्योर हो जाए कि ये सब्जेक्ट में तो आप गलत करके नहीं आओगे, बहुत अच्छा एज ले लोगे, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जीएस रेवोल्यूशन का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस पर स्टोर या ऑल कोर्सेज ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपको कोर्स मिल जाएगा यूपीएसआई का, वहीं से ज्वाइन कर लोगे। कोर्स ऐप पर ये सारा ओपन हो जाएगा। फिर टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिविटीज चलती हैं, आगे की स्ट्रेटजी बनती है, इसके बाद ग्रुप कॉल वगैरह होती रहती है। तो उससे जुड़ने के लिए आपकी जो स्लिप है इस नंबर पर भेज देना। फिर आप जाओगे एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में, एक चैट ऑप्शन रहता है, उसमें यूपीएसआई करके एक ग्रुप बन गया होगा, वहाँ पर लिंक होगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ये तो होगी बैच की इन्फॉर्मेशन। अब बैच में देखो स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि 30 दिनों में आपकी मूल विधि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी 30 क्लासेज में। ये बन गया है ग्रुप यूपी सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। स्टूडेंट क्या बात कर रहे थे, अभी देखो बताता हूँ मैं। हाँ, कि मूल विधि के नाम पर एक्ट पढ़ा रहे हैं, 10-10 क्लासेज में मानव अधिकार व्हीकल एक्ट ऐसे पढ़ा रहे हैं, 150 क्लास में पॉलिटी पढ़ाएंगे, 120 से 130 क्लासेज में हिंदी, और ये कोर्स पूरा नहीं होगा सर, इस तरीके से काम हो रहा है। ऑलरेडी इसमें 110 प्लस स्टूडेंट आ चुके हैं, एप्लीकेशन पर ज़्यादा आ चुके हैं। जो लोग भी नहीं जोड़ पाए हैं वो अपनी स्लिप भेजें, जो अभी प्रोसेस बताया तो उनको जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम पर। आगे चलते हैं। धारा 34, जो धाराएं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ऑब्वियस सी धाराएं हैं, उन धाराओं को केवल छोड़ा गया है, गिनी चुनी धाराओं को, ठीक है। धारा 34 से लेके 44 तक क्या है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा भी इसको बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की सुरक्षा या किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा या संपत्ति की, 3 प्रकार की सुरक्षा करता है, और उस सुरक्षा में उससे कोई अपराध होता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब सपोज को इस सुरक्षा में वो किसी व्यक्ति को मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो अपराध कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, आज वो भी पढ़ोगे आप लोग। अब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या आपको सरकारी सेवकों के प्रति मिला है। सपोज को पुलिस आपको दौड़ा रही है, आपने कोई अपराध किया, पुलिस दौड़ा रही है, क्या आप उन पर गोली चलाओगे कि नहीं हमको हमला होने का खतरा था। तो यहाँ पर धारा 37 में वो अपवाद भी दिए गए हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन किन केसेस में नहीं है, ठीक है। ये सारी धाराएं आप लोग पढ़ोगे। धारा 34 क्या है, इसमें साफ बोल दिया गया कि अगर कोई ऐसी बात जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है वो अपराध नहीं होगी। सिंपल सा है कि यहाँ पर बोल दिया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको मिला है और उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। आगे चल के एक एक धारा में एक्सप्लेन किया गया कि अब प्राइवेट प्रतिरक्षा किस किस चीज के प्रति मिली हुई है आपको। धारा 35 में बोला गया कि धारा 37 में वर्णित अपवादों के अधीन, यानी कि धारा 37 में अभी मैंने बताया कि वो अपवाद हैं जो लोक सेवकों को मिले हैं, कि अगर लोक सेवक यानी पुलिस आपके घर पे आ रही है तो आपको अधिकार मिला है कि कोई आपका सूर्यास्त के बाद गृह भेदन करे, घर में घुसे,
तो आपको अधिकार है प्रतिरक्षा का, लेकिन पुलिस अगर घुसेगी तो प्रतिरक्षा का आपको अधिकार नहीं है। तो जो लोक सेवक हैं अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ये 37 में है। तो जो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हैं सब अधीन किसके आएंगे, धारा 37 के, कि धारा 37 में वर्णित अपवादों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। और कौन कौन से अधिकार हैं, अपने शरीर की तथा अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। इस पॉइंट से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि किस किस चीज की प्रतिरक्षा का अधिकार है। 35 खा में क्या है, संपत्ति की रक्षा करे। किस चीज से संपत्ति की रक्षा करनी है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी हो रही हो, लूट हो रही हो, रिष्टि हो रही, मतलब आग लगा दिया गया और आपके यहाँ पर घुसने का प्रयास है, कोई चीज खाली करा ली, या आपराधिक अतिचार हो, ये सब करने का या तो कर रहा है कोई व्यक्ति या प्रयत्न कर रहा है, तो इनके विरुद्ध आपको प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 36 क्या बोलती है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार है जो विकृत चित्त हो। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। कोई सपोज करो पागल व्यक्ति है, कोई क्राइम करता है, वो क्राइम नहीं माना जाता है, लेकिन अगर पागल व्यक्ति किसी पर हमला कर रहा है, ए व्यक्ति पर, इस पर हमला कर रहा है, तो इस पर ये क्या करेगा, अपने को बचाने का अधिकार ए को है। ये नहीं देखेगा कि ये जो काम कर रहा है ये क्राइम, नहीं माना जाएगा। ये को उसी प्रकार से अधिकार है जिस प्रकार से नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है। तो वही है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रतिरक्षा का अधिकार है जो विकृत चित्त हों, ना समझ हों, या भ्रम से ऐसा कर रहे हों। भ्रम क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो ये है अपने घर में बैठा है, घर में या बाड़े में वो वहाँ पर बैठा हुआ है और बी आ रहा है, बी का भी अधिकार है यहाँ पर घुसने का नॉर्मली, लेकिन ये समझता है कि ये तो कोई घुसपैठिया आ रहा है, वो इस पर हमला कर देता है ना समझी में, भ्रम की स्थिति में, तो ये भी अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि ये भ्रम में किया गया। धारा 37 में चलते हैं। 37 में वही अपवाद दिए हैं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। निम्नलिखित मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। 37(1) का लोक सेवक द्वारा पदाभास, अपने पद के आभास में सद्भावना पूर्वक किया गया ऐसा कार्य जिससे बस केवल दो चीजें ना हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर हानि की आशंका ना हो, ठीक है, ये उत्पन्न नहीं होती है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। चाहे वो लोक सेवक क्या हो, उसका कार्य न्यायानुमत ना हो। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से सुरक्षा दी है अमित शाह ने लोक सेवकों, यानी लोक सेवक कोई भी सरकारी कर्मचारियों से लोक सेवक बोला जाता है, उसमें मेनली पुलिस आते हैं, बीएनएस में खासतौर से पुलिस और जांच एजेंसियां आती हैं। तो अगर वो न्यायानुमत कार्य भी नहीं कर रहा है, उसको विधि द्वारा वो चीज का शक्ति नहीं मिला है, फिर भी वो कार्य करता है जिसमें मृत्यु या घोर हानि की आशंका उत्पन्न नहीं होती है, तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। दूसरा 37(1) खा में क्या बोला है कि किसी, ये तो खुद कार्य कर रहा है वो, अगर उसके उच्चाधिकारी ने कोई उसको निर्देश दिया है, ठीक, तो भी उस कार्य को करने में उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कि किसी लोक सेवक के निर्देश से या निर्देश से किया गया कार्य मृत्यु या घोर हानि की आशंका जिसमें ना हो, ऐसा कार्य के प्रति आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कि आप पुलिस को ही मारने लगो, क्यों घुसे हो, ये तो अपराध है, हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक मैं बताता हूँ कि सपोज करो इसमें भी ये है कि अगर व्यक्ति को जब सब कुछ पता हो कि ये व्यक्ति विधि सम्मत लोक सेवक है, तभी वो व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर उसे पता ही नहीं है कि लोक सेवक है या पुलिस वाला है या कुछ और है, तो फिर वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का पालन कर सकता है। दूसरा, अगर कोई सादा ड्रेस में आते हैं व्यक्ति, तो उनके पास लिखित में होना चाहिए कुछ दिखाने को कि हमें ऐसे आदेश मिले हैं। अगर वो आदेश नहीं दिखाते हैं तो भी सामने वाले को प्रतिरक्षा का अधिकार है, फिर वो अपना रक्षा कर सकता है। अब धारा 37(2) किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति आया, छोटी सी चोरी करने आया और आपने उसको गोली मार दी, तो ये नहीं, फिर ये अधिकार नहीं है आपको। हालांकि चोरी और जो लूट है वो मामले आपको प्रतिरक्षा में सामने वाले की मृत्यु कराने तक भी हैं अधिकार, चोरी और लूट में अभी आएंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ
कि आपको उससे ज़्यादा हानि करने की अधिकार नहीं है सामने वाले को, जितनी हानि में आपकी प्रतिरक्षा हो सकती है। सिंपल सा है, ये धारा 37(2) में वर्णित है। धारा 38 में क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 37 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी लोक सेवकों के प्रति तो है ही नहीं, लेकिन जिनके प्रति है उनके प्रति कहाँ तक है वो इसमें वर्णित है। हमलावर की निम्न मामलों में मृत्यु या घोर हानि कारित कर सकते हो आप। जो भी व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है या आपके यहाँ घुसा है, आपकी संपत्ति को हानि कर रहा है, या आपके शरीर को या आपके किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को हानि कर रहा है, तो किन किन मामलों में आपको ये अधिकार है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी आप पर केस ना चले। सिंपल सी भाषा ये है। तो देखो, ऐसा हमला जिससे स्वयं या अन्य की मृत्यु की आशंका हो, ऐसा हमला जिससे घोर हानि होने की आशंका हो, मृत्यु की ना भी हो लेकिन घोर अपहानि की आशंका हो। ये अपहानि घोर कब कहलाएगी, ये न्यायालय डिसाइड करेगा। बलात्कार करने के आशय से हमला हो तो भी उस व्यक्ति पर प्रतिरक्षा का अधिकार है, उस प्रतिरक्षा में सामने वाले की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो भी अपराध नहीं माना जाएगा। प्रकृति विरुद्ध कोई व्यक्ति काम कर रहा है, नेचर के विरुद्ध काम कर रहा है, या तृष्णा की तृप्ति हेतु हमला किया गया, ये कानूनी भाषा है। देखो लिख दी उन्होंने, इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर दी। सपोज को प्रकृति के विरुद्ध कोई ऐसा काम कर रहा है, बांध तोड़ने का काम कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है ना, तृष्णा की तृप्ति हेतु कोई हमला कर रहा है, तो भी आपको प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी दिक्कत नहीं। अपहरण करने के आशय से हमला हो, कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर रहा है तो भी वो अपनी रक्षा में अगर सामने वाले की मृत्यु हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। और एसिड फेंका या एसिड फेंकने का प्रयत्न कर रहा है तो भी प्रतिरक्षा का अधिकार है मृत्यु कारित करने तक। ठीक है, यहां पर हो गया। ये आपकी धारा कौन हो गई, 38। अब इसमें 39 और 40 क्या धाराएं थी, मैं एक आइडिया दे दे रहा हूं, उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, पहला तो यह है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको इन केसेस में है केवल जब आप सामने वाले पर हमला कर सकते हो, उसकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक, मृत्यु या घोर हानि तक का इन केसेस में है। इसके अलावा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसके अलावा तो अन्य केसेस में भी है, लेकिन अन्य केसेस में आप उसकी मृत्यु या घोर हानि नहीं कर सकते हो सामने वाले की। ये लिखा है आपकी धारा किसमें, 39 में। धारा 40 में क्या लिखा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका कब से शुरू हो जाता है, तो जैसे ही आपको इस चीज की आशंका हो ना, तभी से आपका शुरू हो जाता है कि ऐसा हो सकता है। सामने वाला आया, जब आपके घर पर दस्तक दी या आप पर हमला होने वाला आपको सामने से दिख रहा है कि चला आ रहा है दौड़ के लठ लेके, है ना, तो आपको आशंका हो गई, तभी से आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। ऐसा धारा 40 में लिखा है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उसको नहीं यहाँ पर लिया है। धारा 41 में क्या है, अभी तक शरीर की प्रतिरक्षा की बात हो रही थी। 41, 42, 43 में 44 तक आपकी संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु या अपहानि तक मामलों में है। यानी कि जो भी व्यक्ति आप पर हमला कर रहा है या क्राइम कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो किन किन मामलों में मृत्यु भी अपराध नहीं मानी जाएगी, उसकी बात हो रही। अगर वो लूट करने के आशय से आ रहा है, लूट कर रहा है, आप उसको मार दो, कोई दिक्कत नहीं। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व आपके घर को भेद रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसीलिए किसी के घर पर हमला करने जा रहे हो, चाहे छोटी लड़ाई में, ध्यान रखना यहाँ से वो व्यक्ति मार भी सकता है, मौत भी हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं है। अगर सूर्यास्त के बाद जा रहे हो और सूर्योदय के पूर्व, मतलब नाइट में जा रहे हो, सिंपल सी बात है। बस केवल धारा 37 के तहत लोक सेवकों को अनुमुक्ति है, वो जा सकते हैं। अग्नि या अन्य भेदक पदार्थ द्वारा दृष्टि, सपोज करो अग्नि, आग लगा दी आपके आसपास कहीं, जिससे आप भाग के थोड़ा खाली करो फिर वो घुस जाएं, तो यहां पर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक है। चोरी या रिष्टि या गृह अतिचार, तो लूट भी आ गई, चोरी भी आ गई, उसके विरुद्ध भी है अधिकार। तो ये धारा 41 है। बाकी 42, 43 में वही है जो वहां पर वर्णित था 39, 40 में। 42 में ये है कि कब से ये शुरू हो जाता है, नहीं 42 में क्या वर्णित है कि केवल इन मामलों को छोड़ के, इन मामलों में तो मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है, बाकी अन्य मामलों में मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। और भी कोई केस हो रहा है ऐसा जिसमें संपत्ति को हानि पहुंच रही, ठीक है, आपका जाके सामने वाले ने आपके यहाँ खेत पर
कब जाने लगा है, तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। ये सब बातें। धारा 43 में किस चीज़ का वर्णन है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कब से शुरू हो जाती है, तो आशंका से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही उसको लगता है कि आशंका है कि हमारे यहाँ ये व्यक्ति लूट करने के आशय से आया, आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। आखिरी धारा है आज की क्लास की, धारा 44, कि अगर कोई सपोज करो मार्केट में हो एक जगह आप, और वहां पर भीड़ आप पर हमला कर दे रही है, भीड़ के आसपास अन्य लोग भी हैं जो निर्दोष हैं, लेकिन आपके पास बंदूक भी है, आप ये सोच के गोली, आपको सोचना पड़ेगा कि बंदूक से मैं गोली चलाऊंगा, निर्दोषों को भी लग सकती है, और इन निर्दोषों के प्रति अगर मुझे प्रतिरक्षा का अधिकार है कि नहीं है, तो ये अधिकार भी दे दिया गया कि अगर भीषण हमला होता है और भीषण हमला में प्राइवेट प्रतिरक्षा करते समय किसी निर्दोष को भी अगर हानि पहुंचती है, तो भी आप अपराधी नहीं माने जाओगे। तो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जबकि उसमें निर्दोष को भी हानि होने का जोखिम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही। अगली क्लास में हम बाकी की धाराएं देखेंगे। ऐसे ही करके आपकी 8 से 9 क्लासेज में BNS ऐसे समाप्त हो जाएगा कि एक एक धारा आपको याद होगी। जो बीच की एक दो धारा छूटी भी है ना, तो सेंस लगा पाओगे, क्योंकि सबका विषय सेम होता है। ऊपर की धारा नीचे की धारा से कनेक्टेड ही होती है, और इन धाराओं को इतनी बार करा देंगे ना, अभी हो रहा है, बीच बीच में जिक्र होगा, हर एक क्लास में पिछली कुछ धाराओं का जिक्र होगा। इसके बाद जो टॉपिक वाइज MCQs होंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके आप लोगों से बोला जाएगा, आपस में धाराएं डिस्कस कर लो, पूछ लो एक दूसरे। इतनी बार चीज़ें हो जाती है, एक एक धारा याद रहती है, उसका एक एक प्रावधान याद रहता है, फिर फुल टेस्ट होंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बाकी आप लोगों को क्लासेज अगर सही लग रही हैं, तो थोड़ा आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो, जैसे UPSI का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जो भी हैं, आप लोग शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।